सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं और उस कोर्स का नाम है CMA फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स। तो बहुत सारे CMA स्टूडेंट्स के मेरे पास फोन और मैसेज आ रहे थे कि सर आपका फाइनल का IDT कब आने वाला है। तो दोस्तों, ये लीजिए, आपके लिए CMA फाइनल IDT का कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जितने भी CMA के स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों का जो न्यू सिलेबस है, कौन सा वाला न्यू सिलेबस 2022, ये रहा 2022 का न्यू सिलेबस। और दोस्तों, जो ओल्ड सिलेबस है मतलब 2016, अगर हम दोनों सिलेबस की बात करें तो आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है CMA फाइनल का, उसके कोर्स करिकुलम में कोई चेंज नहीं है ना। तो सबसे पहले अपने माइंड में ये जो डाउट है उसको क्लियर कर दो कि सर मैं तो ओल्ड वाली जो 2016 स्कीम है उसका स्टूडेंट हूं, कोई सोच रहा है मैं 2022 जो न्यू स्कीम है उसका स्टूडेंट हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जो CMA फाइनल IDT का सिलेबस है वो बिल्कुल यहां पर सेम टू सेम है। बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं सर DT का रिकॉर्डिंग कब आएगा। तो दोस्तों, एक बार ये IDT का रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए, मैं बहुत जल्दी से आप लोगों के लिए CMA फाइनल DT का रिकॉर्डिंग भी लेकर आने वाला हूं। तो आप लोग पहले IDT को अच्छे से तैयार करिए। हाँ, ये मैं आप लोगों को जरूर बोलना चाहूंगा कि जो आपका 2022 और 2016 का सिलेबस है उसके वेटेज में डिफरेंस है। मतलब उसका जो वेटेज है ना, उसके अंदर डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे अगर मैं अभी न्यू सिलेबस की बात करूं, 2022 वाला जो न्यू सिलेबस है, तो वहां पर दोस्तों आप लोगों के एग्जाम के अंदर GST का वेटेज 70 मार्क्स का रखा गया है। आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर होगा उसके अंदर जो GST वाला वेटेज है दोस्तों, वो यहां पर 70 मार्क्स का रखा गया है, 70 मार्क्स का। और जो हमारा कस्टम और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का वेटेज है वो यहां पर 30 मार्क्स का रखा गया है, 30। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा पूरा 100 नंबर का पेपर है, 100 मार्क्स का, जिसमें आप लोगों को 70 मार्क्स GST में से पूछा जाएगा और 30 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को कस्टम एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में से पूछा जाएगा। अच्छा, जो भी स्टूडेंट ओल्ड स्कीम में रजिस्टर्ड हैं, जो लोग 2023 के अंदर 2016 वाली स्कीम वाला एग्जाम देंगे, जो ओल्ड स्कीम में रजिस्टर्ड है, मैं बता दूं भाई, सिलेबस बिल्कुल सेम है। अगर कोई डिफरेंस है ना तो वो यहां पर वेटेज में है। जहां अब न्यू स्कीम में 70 और 30 का वेटेज कर दिया गया है, वहीं दोस्तों पुरानी वाली स्कीम के अंदर ये वेटेज 80 और 20 का था। मतलब 80 मार्क्स का GST और 20 मार्क्स का कस्टम एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, सिलेबस में बिल्कुल भी फर्क नहीं है, कोर्स बिल्कुल सेम है, सारे टॉपिक बिल्कुल सेम है। तो आप लोग अपने दिमाग में कोई डाउट ना रखिएगा कि भाई न्यू स्कीम में कोई अलग कोर्स आ गया। नहीं भाई, सब कुछ सेम है, केवल वेटेज को बदला गया है। जहां न्यू के अंदर 70 और 30 का वेटेज है, वहीं दोस्तों ओल्ड स्कीम में 80 और 20 का वेटेज है। तो आप सभी स्टूडेंट इस बैच की ये जो मैं क्लासेस अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, इसको देख सकते हैं। वेदर यू आर रजिस्टर्ड अंडर न्यू एरा, whether you are already registered under the old syllabus or curriculum, doesn't matter my dear friend, सब कुछ यहां पर सेम होने वाला है। तो दोस्तों ये हमारी पहली क्लास है। पहली समझते हो ना, पहला, यस, ये हमारी पहली क्लास है। तो आज पहली क्लास में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके माइंड में जो बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं,
सर हम कौन सी बुक से पढ़ेंगे, सर हमको नोट्स कहां से मिलेंगे, सर हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कहां से करेंगे, इन तमाम बातों का जवाब दोस्तों इस पहली क्लास में आज आपको मिलने वाला है। तो आज मैं आप लोगों को केवल एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा कि भाई हमारी क्लास कैसे होगी, मैं आप लोगों को कैसे पढ़ाने वाला हूं, कौन कौन से क्वेश्चंस हम यहां पर सॉल्व करेंगे, ये सारी की सारी तमाम बातें दोस्तों आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो दिल थाम कर बैठिएगा, कहां से क्लास मिलेगी, कैसे मिलेगी, सारा पैटर्न बताऊंगा, राइट। और यकीन मानिए दोस्तों, सीए में फाइनल आईडीटी में आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। कैसे, सुनिए मेरी बात को। तो ये तो समझ में आ गया भाई कि सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ओनली वेटेज का डिफरेंस है, राइट। चलिए, अब जो अगला क्वेश्चन आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में रहता है कि सर वो बुक्स कौन सी वाली काम लोगे, तो मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि हम यहां पर जो बुक्स काम लेते हैं, हम यहां पर क्या करते हैं, सभी स्टूडेंट्स को डायग्राम बनवाते हैं, डायग्राम्स। मतलब हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो है हैंड रिटन नोट्स। दोस्तों हम यहां पर हैंड रिटन नोट्स बनवाते हैं। हम स्टूडेंट को क्या बोलते हैं कि भाई आप लोग एक काम करो, एक रजिस्टर बना लो, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट रजिस्टर। मतलब एक तरह से आपको एक न्यू कॉपी यहां पर क्रिएट करनी है, जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट रजिस्टर बोलते हैं। उसके अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को नोट्स बनवाने वाला हूं। याद करो दोस्तों, स्कूल टाइम जब आप क्लास के अंदर पढ़ते थे तो आपको नोट्स बनाने होते थे, कॉपी में आप एक एक चीज को नोट करते थे। दोस्तों जब आप चीजों को नोट करते हो, जब आप उसके हैंड राइटिंग नोट्स बनाते हो, तो वो चीजें बहुत जल्दी से आपको याद हो जाती है। दोस्तों इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि जब आप किसी चीज को लिखते हो, व्हेन यू आर राइटिंग डाउन एनीथिंग, तो आपके माइंड को मैसेज जाता है और वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर फिट हो जाती है। और जब आप लिखते हो ना दोस्तों, तो आपका एक लिखने का प्रैक्टिस भी होता है, जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को मैं किसी भी प्रिंटेड बुक से नहीं पढ़ाने वाला। दोस्तों ये जो प्रिंटेड बुक होती है ना, ये यहां पर आप लोगों को ऐसा तो लगेगा कि यार सब कुछ आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन दोस्तों चीजें आपको याद नहीं होने वाली, आपको चीजें रिटेन नहीं होने वाली। तो हम किसी भी प्रिंटेड बुक को यहां काम नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे दोस्तों, हम आपका जो सीएमए का स्टडी मैट है, क्योंकि उससे बड़ी चीज कोई नहीं है दोस्तों, हम उस सीएमए के स्टडी मैट को बेस बनाते हैं और वहीं से दोस्तों हम अपने हैंड राइटिंग नोट्स आप लोगों को बनवाते हैं। तो दिल थाम कर बैठिएगा, मैं आप लोगों को नोट्स बनवाने वाला हूं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ऐसे तो नोट्स बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा। अरे नहीं लगेगा, मैं भी पहले ऐसा ही सोचा करता था, मैं भी पहले अपने प्रिंटेड नोट्स बच्चों को देता था। लेकिन दोस्तों जब से मैंने हैंड राइटिंग नोट्स का प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट किया है, यकीन मानिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है स्टूडेंट्स को, बच्चों को बहुत ज्यादा मजा आने लगा है। वो कहते हैं सर हमको चीजें लिखने के साथ में ही याद हो जाती है। तो मैं जो भी नोट्स आपको बनवाऊंगा माय डियर फ्रेंड्स, इट कवर्स एंटायर स्टडी मैट। दोस्तों वो आपका जो सीएमए का एंटायर स्टडी मैट है उसको कवर करके चलूंगा और आपको इतने बढ़िया नोट्स बनाकर दूंगा कि जब आप उन चीजों को रिवाइज करने बैठेंगे, क्योंकि दोस्तों केवल पढ़ने से काम नहीं होता, चीजों को रिवाइज करना पड़ता है। तो जब आप उन नोट्स का रिवीजन करने बैठोगे तो आपको दोस्तों चीजें बहुत जल्दी से याद हो जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, वाओ। तो ये जो हैंड राइटिंग नोट्स होते हैं ना दोस्तों, इनका बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है, आपका लिखने का प्रैक्टिस होता है। बहुत सारे स्टूडेंट तो लिखना ही भूल जाते हैं भाई। तो दोस्तों ये मेरा पहला क्लास है, आज मैं आप लोगों को बस यही बताने वाला हूं कि हमारा
पढ़ाने का अप्रोच क्या रहेगा, हमारा तरीका क्या रहेगा, हम कौन कौन सी चीजों को कवर करेंगे, ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आपने पढ़ाई तो बहुत कर ली, ठीक है, आपने यहां पर पढ़ाई तो बहुत कर ली, उसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन एक बात सोचो, केवल पढ़ाई से सब कुछ थोड़ी हो जाता है। आपने पढ़ाई कर ली, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, लेकिन दोस्तों जब तक आप उसको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में नहीं करोगे, आपके सामने जब तक एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं आएगी, आप उसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में करोगे ही नहीं, तो चीजें आपको रिटेन कैसे होंगी, आपको कैसे पता लगेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं, वो कहते हैं सर हमने क्लास तो पढ़ ली, हमको समझ में भी आ गया, लेकिन एग्जाम में कैसे आएगा, वहां पर लिखना कैसे है सर, ये तो हमको बताया ही नहीं। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस नहीं करवाए जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती है, जब तक कोई मतलब नहीं है। दोस्तों मैंने एक बहुत शानदार क्वेश्चन बैंक यहां पर बनाया है, और ये लेटेस्ट अमेंडेड है फॉर योर 2023 एग्जामिनेशन। वेदर यू आर अपीयरिंग फॉर जून एग्जाम, वेदर यू आर अपीयरिंग फॉर डिसंबर एग्जाम, डजंट मैटर, ये बिल्कुल फुल्ली अमेंडेड क्वेश्चन बैंक है दोस्तों। ये आप लोगों के लिए फुल्ली अमेंडेड क्वेश्चन बैंक है। इसके अंदर मैंने इतने शानदार वैरायटी के क्वेश्चंस कवर किए हैं कि दोस्तों आपको मजा आ जाएगा। आपका जो फाइनल वाला लेवल है वो यहां पर पूरा का पूरा कवर किया गया है, और ये क्वेश्चन बैंक मैं आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्मेट में दूंगा। कहां से दूंगा, कैसे मिलेगा, ये सारी तमाम बातें दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। तो ये पीडीएफ के फॉर्मेट में क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जिसे आपको प्रिंट करवाना रहेगा, जिसमें क्वेश्चन भी होंगे और आंसर भी होंगे। मैं एक एक क्वेश्चन दोस्तों क्लास में करवाने वाला हूं। अराउंड 500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, और इस क्वेश्चन बैंक को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो इतना शानदार आएगा कि आपको लगेगा हाँ यार अब जाकर लगने लगा है कि सारे क्वेश्चन कर लूंगा एग्जाम में। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी होंगे जो आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमने ये क्वेश्चन बैंक बहुत सारी चीजों को कवर करके बनाया है। इसमें सारी इंटरनेशनल चीजों को कवर किया है, इसमें हमने बड़े बड़े ऑथर्स को कवर किया है, बहुत शानदार तरह के क्वेश्चंस हैं। बाकी तो भाई जब मैं पढ़ाऊंगा देखो तभी आपको पता लगेगा। तो अभी मेरे और भी डेमो लेक्चर यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेंगे, आप मेरी क्लासेस को देखिए, समझिए मैं कैसे पढ़ाता हूं, मेरा क्वेश्चन कराने का मैनर क्या है, मैं कैसे नोट्स बनवाता हूं। उसके बाद ही अगर आपको लगता है तो यू कैन सब्सक्राइब आवर कोर्स, अदरवाइज नॉट। राइट। तो ये जो कोर्स मैं रिकॉर्ड करूंगा, तो एक तो इसमें भाई साहब क्या हो गया, हैंड राइटिंग नोट्स, जिसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाना पड़ेगा, जिसमें मैं आप लोगों को तमाम बातें नोट करवाने वाला हूं, है ना। दूसरी बात हो गई, केवल नोट से काम नहीं चलता है भाई, क्वेश्चंस करवाने पड़ते हैं। तो मैं अपनी क्लास में सारे क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं। क्वेश्चन के साथ आंसर का पूरा फॉर्मेट है क्वेश्चन बैंक में। ये सारे क्वेश्चन हम यहां पर करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। 100-150 रुपया का खर्च आएगा आपको क्वेश्चन बैंक प्रिंट करवाने में, इससे ज्यादा नहीं आएगा। सर हमारे एग्जाम तो बहुत पास हैं, हो सकता है दोस्तों आप मेरी रिकॉर्डिंग एग्जाम से 1 या 2 महीने पहले देख रहे हो, तो आप में से कई लोग बोलते हैं सर मेरे तो एग्जाम बहुत पास है, मैं आपके नोट्स कैसे बनाऊं, मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है, मैं तो 1x 2x की स्पीड में देखूंगा आपकी वीडियोस। तो भाई मैं जो हैंड राइटिंग नोट्स क्लास में बनाऊंगा ना, ये सारे के सारे नोट्स का पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। कहां से दे दूंगा ये भी मैं बता दूंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर एक बात बोल रहा हूं, इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम, तो आप इन नोट्स को खुद बनाइए अपनी कॉपी में। जब आप नोट्स को खुद अपनी कॉपी में बनाएंगे तो ये आपको ज्यादा बेनिफिट देंगे, आपको चीजें याद होंगी। जब खुद की बनाई हुई चीजें होती है ना दोस्तों, वो याद बहुत जल्दी होती हैं। आप एक बार करके तो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। राइट। सर एक बात बताना,
चलो ये सब बातें तो समझ में आ गई कि आप नोट्स भी बनवा दोगे, आप हमें सारे क्वेश्चंस भी करवा दोगे, लेकिन सर टाइम फैक्टर भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये इतना बड़ा जो कोर्स है आईडीटी का, जिसमें आप सारे क्वेश्चन भी करवाने वाले हो, क्लास के अंदर नोट्स भी बनवाने वाले हो, तो सर ये काम आप कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इसके लिए मैं आपको केवल 130 से 140 आवर्स के अंदर कंप्लीट क्लास रिकॉर्ड करके दूंगा। सर सच्ची? हाँ जी मुच्ची, सच्ची मुच्ची। मैं आपको 130 से 140 आवर्स में पूरी क्लास बनाकर देने वाला हूं। और दोस्तों ये बिल्कुल लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है 2023 का। ये डेली रिकॉर्ड होकर अपलोड होगा हमारे एंड्रॉइड ऐप पर, ताकि आपका जब मन करे तब आप मेरी क्लास को देख सको। आप अपना एक शेड्यूल बना लो, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, जब भी आपको टाइम मिलता है, और मेरी क्लास को देखो भाई। मेरी क्लास को करने के बाद सारे क्वेश्चन क्लास में होने वाले हैं, आपका कुछ भी नहीं बचेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। तो 130 से लेकर और 140 आवर्स में मैं आपको पूरा कोर्स करवाने वाला हूं, है ना, जिसमें नोट्स भी बनेंगे, सारे क्वेश्चंस भी होंगे। विश्वास रखिएगा दोस्तों, ये सारी चीजें होने वाली है, राइट। ये कंप्लीट रेगुलर बैच होगा, इसमें सब कुछ पढ़ाया जाएगा, कोई भी चीजें स्किप नहीं होंगी कि भाई आधी चीजें छोड़ दी, आधी पढ़ा दी। हाँ, अगर आपको जल्दी पढ़ाई करनी है, आपको चाहिए भाई फास्ट ट्रैक हो, तो आप मेरे इसी बैच को 1.25, 1.5, 2x स्पीड पर भी देख सकते हो। अगर आप पहले से पढ़े हो तो यही सेम बैच आपका 60 से 70 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है विथ ऑल क्वेश्चंस। अदरवाइज क्या होता है, फिर आधी चीजें छोड़नी पड़ती है, आधी चीजें करानी पड़ती है, वो काम हम नहीं करते। हम जो भी करते हैं भाई, हम कंप्लीट लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो आप मेरी स्पीड बढ़ाकर देखोगे तो यही रेगुलर बैच आपके लिए फास्ट ट्रैक बन जाएगा। सर इसमें क्या क्या कवरेज होगा? इसमें टू द पॉइंट सारी क्लैरिटी की जाएगी, एक एक कॉन्सेप्ट को दोस्तों बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया जाएगा, सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसके अलावा केस स्टडीज, जितनी भी हमारी केस स्टडी है वो भी हम यहां पर कवर करके चलेंगे, क्योंकि फाइनल एग्जाम है तो भाई केस स्टडी भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो जीएसटी में अभी बहुत ज्यादा केस लॉज नहीं हैं, लेकिन कस्टम के अंदर अच्छे खासे केस लॉज हैं। तो जितने भी अच्छे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो सारे मैं अपनी क्लास में स्टडी में कवर करके चलूंगा। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया भाई सब लोगों को? जोर से बोलो जय माता दी। बात समझ में आ गई? हाँ सर, बहुत जोर से आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, सर ये बताओ आपकी जो क्लासेस है वो हमको मिलेगी कहां से? भाई ये जो क्लासेस है ना सर, ये हमको मिलेगी कहां से, ये बता दो आप। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, ये क्लासेस हमारी जो एंड्रॉइड ऐप है, आप जब प्ले स्टोर पर जाते हैं तो वहां पर जाइएगा, हमारी एक एंड्रॉइड ऐप है प्ले स्टोर पर, अमित खांडल क्लासेस। जैसे ही आप अमित खांडल क्लासेस को टाइप करेंगे तो वो ऐप आपको दिखेगी, जिसमें इस तरीके से टैक्स गुरु का एक साइन होगा। तो ये वाली जो ऐप है, ये हमारा लोगो है टैक्स गुरु, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है हमारा। मैं पिछले 15-16 साल से पढ़ा रहा हूं भाई, टैक्स ही पढ़ाता हूं और कुछ नहीं पढ़ाता। तो आप लोग जाइए प्ले स्टोर पर, मेरी इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, है ना, वहां से आप मेरी क्लासेस को देख सकते हो। और दोस्तों एक बात बताऊं, ये ऐप एंड्रॉइड फोन पर तो चलती है। अगर आप मेरी क्लासेस को लैपटॉप पर देखना चाहते हो तो मेरी क्लासेस लैपटॉप पर भी रन होती है। सर लैपटॉप पर कैसे रन होती है? तो भाई साहब लैपटॉप पर रन करने के लिए एक हमारा URL है, वो URL मैं बता देता हूं, web.class+app.com। ये आपको URL लॉगिन करना पड़ेगा लैपटॉप पर, web.class+app.com। फिर वो आपसे कोड पूछेगा, तो वहां आप लिख देना AKCL। जैसे ही ये कोड आप करोगे, इसके बाद आपका मोबाइल नंबर से OTP वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही आप वेरिफिकेशन करोगे, वहां पर जाओगे तो कंटेंट के अंदर आपको मेरे सारे लेक्चर दिख जाएंगे, यहां तक कि मेरा PDF भी दिखेगा। जो भी मेरे
हैंड राइटिंग नोट्स हैं, मेरा जो क्वेश्चन बैंक है, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ भी वहां पर आपको नजर आएगा। तो दोस्तों हमारी क्लासेस मोबाइल पर भी चलती है, हमारी क्लासेस लैपटॉप या जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी है, उस पर भी चलती है। हाँ, अगर आप हमारी क्लासेस को मोबाइल में देखना चाहते हो तो वो ऑफलाइन भी चलती है और ऑनलाइन भी चलती है। मतलब आप हमारे लेक्चर्स को डाउनलोड करके, जैसे यूट्यूब वीडियोस को आप ऑफलाइन मोड पर देखते हो, वैसे आप हमारी क्लासेस को भी ऑफलाइन मोड पर देख सकते हो। जो हमारी ऐप है उसके अंदर ही वो क्लासेस रन होती है। हाँ, अगर आप हमारी क्लासेस को लैपटॉप पर देखना चाहते हो तो फिर आपको केवल ऑनलाइन फैसिलिटी ही मिलेगा, वहां पर ऑफलाइन डाउनलोड का फैसिलिटी नहीं है। लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है भाई, जियो जिंदाबाद। तो ये जो जियो है इसकी सिम आपको 1.5 GB तो देती है पर डे, और हमारे 2-3 लेक्चर अगर आप देखते हो ना दिन में, तो भी मुश्किल से 1 GB खर्च होता है, 1 GB से ज्यादा खर्च नहीं होता है। तो आप चिंता मत करो, कोई बहुत ज्यादा नेट का खर्चा भी नहीं है। तो ऐसे आप मेरी क्लासेस ले सकते हो। बाकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप डायरेक्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप मेरे डेमो वीडियोस देख सकते हो, आपको वहां पर मेरे हैंडराइटिंग नोट्स भी मिलेंगे, मेरा क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिंक मिलेंगे, आप मेरे से जुड़ सकते हो, मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब चैनल, सब कुछ मिलेगा मेरे भाई, सब कुछ मिलेगा। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहां पर मैं आपको स्टार्टिंग क्लासेस दूंगा, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद अगर आप इसको सब्सक्राइब भी करोगे दोस्तों, इट इज वेरी रीजनेबल प्राइस, बिलीव मी। अच्छा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है आपके एग्जाम में, इसके अंदर कुछ पार्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस का रहेगा और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो डेस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं। मतलब आपको कॉपी में उनका पूरा पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। अब वो जो एमसीक्यू है देखो, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अच्छा, मैं जो नोट्स आपको लिखवाऊंगा ना, उसमें हमारा एमसीक्यू पोर्शन अपने आप कवर्ड है, क्योंकि एमसीक्यू आएगा तो कॉन्सेप्ट में से ही मेरे भाई, कहीं अलग से तो आएगा भी नहीं। तो एमसीक्यू उसी के अंदर कवर है दोस्त, मेरे भाई मेरे दोस्त, उसी में कवर है ना। लेकिन जो डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको लिखना अपने आप में एक डिफरेंट आर्ट है, और ये आर्ट आपकी तभी डेवलप होगी दोस्तों जब आप मेरे साथ इस क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करोगे, जो क्वेश्चन बैंक मैं आपको देने वाला हूं। इसमें दोस्तों मैंने इतने शानदार शानदार क्वेश्चंस करवाए हैं क्लास में कि आपको मजा आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि यार एग्जाम में एक्चुअली में लिखना कैसे होता है ना, ये आपको वहां पर जाकर पता लग जाएगा, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन बैंक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आपके एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में डेस्क्रिप्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं ना वो भी पूछे जाते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मेरे से बहुत सारे बच्चे पता है क्या पूछते हैं, चलो सर ये सारी बातें तो समझ में आ गई, लेकिन सर आप हमें ये बताओ सर हमें एक्चुअली में पढ़ना कैसे है, मतलब हम कैसे पढ़े। तो दोस्तों अगर आप मेरी क्लासेस को लेना चाहते हो, मुझे देखना चाहते हो, मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूं, इन 3 तरीके को फॉलो कर लो, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं आपके बहुत शानदार मार्क्स यहां पर आने वाले हैं। पहला पॉइंट है भाई साहब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। देखो आपका जितना मन करे ना आप उतना पढ़ लो, लेकिन जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे भाई कोई मतलब नहीं है। आपको सबसे पहले अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। इसके लिए दोस्तों आपको यहां पर बनाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट रजिस्टर। क्या बनाना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाना पड़ेगा। दोस्तों आपको यहां पर कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाना पड़ेगा। ये जो कॉन्सेप्ट रजिस्टर है ये केवल 1 मटेरियल है, इसको आप अच्छे से कर लो, सब कुछ कवर होने वाला है। इसमें मैं आप लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट लिखवाने वाला हूं, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो, आप इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी एग्जाम्शन से
पेपर को कवर करना चाहते हो तो सबसे पहली बात है भाई, अपना एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर बना लो, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, केवल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से काम नहीं चलेगा, आपको दोस्तों यहां पर प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ेगी? इसके लिए दोस्तों मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स दूंगा। दोस्तों मेरे साथ एक सबसे बड़ी बात क्या है कि आई एम नॉट ओनली टीचिंग फैकल्टी, आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो। मेरे ऑफिस में दोस्तों बहुत सारा काम होता है जो जीएसटी पर बेस्ड होता है। मुझे इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर प्रैक्टिस करते हुए आज 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आप लोगों को केवल पढ़ाऊंगा नहीं दोस्तों, पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको बहुत सारे रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स दूंगा, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल्स को सुनते हो तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं। एग्जाम्पल एक ऐसी चीज है दोस्तों जो आपके माइंड में बैठ जाती है, और एग्जाम में हो सकता है दोस्तों कि मैं जो लॉ की बेयर एक्ट वाली लैंग्वेज पढ़ाऊंगा वो आपको याद ना रहे, लेकिन मेरे दिए हुए जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको बहुत याद रहने वाले हैं। और जैसे ही वो एग्जाम्पल आपको याद आएगा, अरे सर ने बताया था, आप उस कॉन्सेप्ट को वहां पर लिखकर आ जाओगे। यकीन मानिए दोस्तों, हमारे ऑफिस में बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनके बहुत सारे लिटिगेशंस होते हैं, वो सारी चीजें हम यहां पर क्लास में कवर करने वाले हैं। दूसरी बात है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। दोस्तों आप लोगों की भी एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है जब आप एग्जाम पास करते हो इंटर के बाद या फाइनल, मतलब आपको एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उससे भी चीजें आपको क्लियर होती है। अगर आप पहले से ट्रेनिंग किए हुए हो तो बहुत बेनिफिशियल है, नहीं किए हो तो भाई मेरे पास आके कर लेना। हम लोग सीएमए स्टूडेंट को ट्रेनिंग भी करवाते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ जयपुर में ऑफिस है, हम बकायदा पूरी ट्रेनिंग करवाते हैं स्टूडेंट को। रियल लाइफ केस स्टडी, तो ये मैं आपको साथ में बताते हुए चलूंगा, जितने भी अच्छे अच्छे केस लॉज हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। और साथ में होता है भाई साहब क्वेश्चन बैंक। ये जो क्वेश्चन बैंक है ना, इस क्वेश्चन को जब आप करने बैठोगे, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा, इट मे बी पॉसिबल कि आपको उसका आंसर एकदम से याद नहीं आए। तो मैं स्टूडेंट को कहता हूं यार आंसर याद नहीं आता, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट रजिस्टर है ना, तुम उसको ओपन कर लो, तुम उसमें दोबारा जाकर पढ़ लो प्रोविजन क्या था। हाँ, आंसर को पहले मत देखो, क्योंकि आंसर उसमें रहेगा, आपका जी ललचाएगा कि यार फटाफट से देख ले, लेकिन अगर आपने पहले आंसर देख लिया दोस्तों तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या करना है कि कॉन्सेप्ट रजिस्टर में जाकर देखना है कि सर ने वहां क्या कॉन्सेप्ट लिखवाया था। उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद फिर रिकॉल करना है अपने माइंड में कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। फिर वो जो आंसर है उसको मेरा जो मेन क्वेश्चन का आंसर जो मैंने क्वेश्चन बैंक में दे रखा है उससे मैच करना है कि भाई कितना आपका सही जा रहे हो। अगर रॉन्ग हो जाता है तो कोई बात नहीं, अरे आपको पता चला ना आपने मिस्टेक कहां पर करी, अरे कर ले रे मिस्टेक, अभी तो कर ले, एग्जाम में मत करियो। तो उससे चीजें आपको याद होंगी कि अच्छा यार मैं तो ऐसे सोच रहा था, ओहो ऐसे गलती हो गई, ऐसे पता चलना जरूरी है। अगर आप दोस्तों पहले आंसर पढ़ लोगे तो क्या होगा, आपको लगेगा हाँ मुझे तो आता था, जबकि क्या खाक आता था। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो मैं आपको क्लास में सारे क्वेश्चन करवाने वाला ही हूं। सर आप मॉक टेस्ट भी लेते हो क्या? बिल्कुल, मॉक टेस्ट लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक बार आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, जो भी हमारा सीएमए का एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम आप लोगों के मॉक टेस्ट भी लेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस को आंसर करना चाहिए, कहां पर आपका मार्क्स डिडक्ट हो रहा है, कौन सी आप मिस्टेक कर रहे हो, ये सारी तमाम बातें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, मैं हूं ना, सारी चीजें आपको यहां पर कंप्लीट करवाने वाला हूं। चलो दोस्तों, अब हम थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर पर आ जाते हैं। तो मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। सबसे पहले दोस्तों हम यहां पर बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में।
सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से यहां पर जीएसटी के बारे में बात करूंगा, है ना। मैं आप लोगों को यहां पर जीएसटी के बारे में बताऊंगा कि भाई ये जीएसटी क्या चीज है, ठीक है। तो जीएसटी को समझने के लिए हमें पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर जाना पड़ेगा। कहते हैं ना, कोई भी चीज को अगर समझना चाहते हो तो पहले थोड़ा सा बैक में जाकर फ्लैशबैक लेना पड़ता है। जैसे आप कई बार कोई मूवीज वगैरह देखते हो तो उस मूवी में क्या होता है कि वो पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके पुरानी हिस्ट्री बताते हैं, फिर वो उसको नई वाली स्टोरी से कनेक्ट करते हैं, तो चीजें कितनी जल्दी से याद होती हैं। दोस्तों जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? इट मे बी पॉसिबल कि आपने पहले इसको इंटर लेवल पर पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों मैं तो ये मानकर चलता हूं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। मैं तो आपको जीरो से लेकर चलूंगा। अगर मैंने ये सोच लिया कि अरे आप तो इंटर में पढ़े हो, तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो हमारी मिस हो जाएंगी। हमको बिल्कुल जीरो लेवल से चलना पड़ेगा। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? हमारे राहुल बाबा कहते हैं जीएसटी मतलब गब्बर सिंह टैक्स। दोस्तों ऐसा नहीं है, इट इज नॉट गब्बर सिंह टैक्स, इट इज नॉट गब्बर सिंह टैक्स। ये कोई गब्बर सिंह टैक्स नहीं है भाई, ये है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब ये गुड्स और सर्विसेज पर लगने वाला टैक्स है ना। तो आपको मैं बता दूं मेरे भाई मेरे दोस्त, जीएसटी हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से आया है। तो आज तो मैंने पहले से लिख लिया था आप लोगों के लिए मैटर, जो भी हमारी नेक्स्ट क्लासेस होगी वहां पर मैं क्लास में ही लिखूंगा। आपको भी मेरे साथ साथ कॉपी में लिखकर चलना है, जिससे चीजें आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी दोस्तों। तो जीएसटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, देखो पहले क्या होता था दोस्तों, थोड़ा सा पुराना भी समझो। मुझे पता है पुरानी चीजें नहीं आएगी, लेकिन अगर नई चीज को समझना है तो पहले पुरानी चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा। देखो हमारे देश में क्या होता था, 1 जुलाई 2017 से पहले मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस लगाए जाते थे। मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, उसमें एक्साइज ड्यूटी का नाम आता है, उसमें सर्विस टैक्स का नाम आता है, उसमें जो है ना वैट का नाम आता है। मतलब कुल मिलाकर 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स हमारी कंट्री में लगते थे। हर काम के लिए अलग अलग टैक्स होता था। जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसके ऊपर सेल टैक्स लगाया जाता था, जिसको हम लोग वैट बोला करते थे, वैट। अगर आप कोई सर्विस इंडस्ट्री में हो, आप सर्विस दे रहे हो, तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगता था। और भी पता नहीं ना जाने कितने तरह के लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, फलाना टैक्स, डिमाका टैक्स, इतने सारे टैक्सेस होते थे कि मैं क्या बताऊं। जो भी बिजनेसमैन था भाई वो बहुत हैरान था, वो बहुत परेशान था कि यार कभी एक्साइज वाले आते हैं वो चांटा लगा के जाते हैं, कभी सेल टैक्स वैट वाले आते हैं वो चांटा लगा के जाते हैं, कभी सर्विस टैक्स वाले आते हैं वो चांटा लगा के जाते हैं। मतलब सोचो कि बिजनेसमैन को कितने तरह के डिपार्टमेंट्स को डील करना पड़ता था। तो वो बहुत परेशान था। उसने कहा यार ये इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस आप लगा रहे हो गुड्स और सर्विसेज पर, क्यों ना इन सब की जगह पर एक ही टैक्स लगा दो, जिसका नाम है जीएसटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। तो इतने सारे जो टैक्सेस थे, मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ये 17 तरह के टैक्सेस थे लगभग। ये 17 तरह के टैक्सेस को खत्म करके, मतलब इन सभी टैक्सेस को एलिमिनेट कर दिया गया और उसकी जगह पर हमारी कंट्री में एक ही टैक्स बना दिया गया। और उस एक टैक्स का नाम क्या था, जीएसटी। तो एक नन्हे से बच्चे का जन्म हुआ, जीएसटी। सारे टैक्सेस की जगह पर एक नया टैक्स लगा दिया गया, जीएसटी, है ना। और नारा दिया गया, वन कंट्री वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स।
क्योंकि दोस्तों जब मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस लगाया जाते थे तो रियली में बिजनेसमैन को बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। जितने भी टैक्सेस हैं उनके अलग अलग कंसल्टेंट रखने पड़ते थे। सोचो कितनी दिक्कत आती होगी, बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। तो उन सभी चीजों को एलिमिनेट करने के बाद एक नया टैक्स हमारी कंट्री में लगाया गया जिसका नाम था जीएसटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब हमारे देश में गुड्स और सर्विसेज के ऊपर एक ही टैक्स लगता है जिसका नाम है जीएसटी, राइट। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सब चीजें आपको कॉपी में लिखनी है दोस्तों। आप चाहो तो मेरे वीडियो को बीच में पॉज भी कर सकते हो, मुझे बीच में रोक सकते हो, अपनी कॉपी में लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है? टैक्सेबल इवेंट। दोस्तों टैक्सेबल जो इवेंट होता है, टैक्सेबल इवेंट, ये क्या चीज है? टैक्सेबल इवेंट किसी भी काम को करने पर, भाई टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या है कि वो कौन सा इवेंट होगा, वो कौन सा इंसिडेंस होगा, वो कौन सी घटना होगी जब टैक्स लगाया जाएगा, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये टैक्सेबल इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों। अगर हम जीएसटी आने से पहले की बात करें तो हर काम का टैक्सेबल इवेंट अलग अलग हुआ करता था। जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो उसके ऊपर अलग टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी। अगर आप सर्विस दे रहे हो तो उसके ऊपर अलग टैक्स था, सर्विस टैक्स। अगर आप सेल कर रहे हो तो सेल पर वैट लगता था, सीएसटी लगता था। अगर आप डीम्ड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो भी एक्साइज लगती थी। अगर आप डीम्ड सेल कर रहे हो तो भी वैट लगता था। मतलब जितने तरह के टैक्सेस होते थे भाई, उनके टैक्सेबल इवेंट भी अलग अलग होते थे। जैसे एक्साइज किसके पीछे? मैन्युफैक्चरिंग के पीछे। जैसे सेल टैक्स और वैट किसके पीछे? सेल के पीछे। जैसे सर्विस टैक्स किसके पीछे? सर्विस के पीछे। और आप किसके पीछे? सच सच बताना, आप किसके पीछे? आप किसके पीछे हो भाई? सर हम आपके पीछे। अरे मेरे पीछे क्यों हो भाई? आप सीएमए की पढ़ाई के पीछे, आप सीएमए की डिग्री के पीछे, है ना। तो मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं भाई, ये जितने भी टैक्सेबल इवेंट होते हैं, ये सारे टैक्सेबल इवेंट की जगह पर अब एक इवेंट कर दिया गया है जिसका नाम है सप्लाई। मतलब ये सारी चीजों को एक बड़े से पैकेट में डाला गया। मैन्युफैक्चरिंग तुम भी आ जाओ, सेल तुम भी आ जाओ, सर्विस तुम भी आ जाओ, सबको एक पैकेट में डाला गया और उस पैकेट को ऊपर से बंद कर दिया गया और उसके ऊपर लिख दिया गया सप्लाई। तो दोस्तों अब जब जीएसटी लगता है तो हम ऐसे नहीं बोलते मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है, सर्विस दी जा रही है। नहीं, ऐसे नहीं बोलते। पता है हम क्या बोलते हैं? सप्लाई हो रही है। सप्लाई, सप्लाई इज द कॉमन वर्ड। जीएसटी लगने के लिए दोस्तों क्या होना जरूरी है? सप्लाई का होना जरूरी है। और ये जो सप्लाई वर्ड है ना, इसके ऊपर दोस्तों एक अलग से पूरा का पूरा चैप्टर है। जिसने सप्लाई को समझ लिया, ये मानकर चलो दोस्तों, उसने 50% जीएसटी कंप्लीट कर लिया, क्योंकि इट इज द बैकबोन ऑफ जीएसटी। जीएसटी लगने के लिए कौन सा टैक्सेबल इवेंट होना जरूरी है? सो द आंसर इज कॉल्ड सप्लाई। जीएसटी लगने के लिए कौन सा टैक्सेबल इवेंट है भाई जिसका होना जरूरी है? उसका नाम है सप्लाई। तो जब भी आप सप्लाई करते हो तो फिर जीएसटी लगता है। ये सप्लाई नाम का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। हाँ सर, बात बहुत जोर से समझ में आ रही है। तो टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, सेल, डीम्ड मैन्युफैक्चरिंग, डीम्ड सेल। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ना, ये टैक्सेबल इवेंट हैं।
अब इन सब की जगह एक ही इवेंट हो गया है और उस इवेंट का नाम क्या है भाई? उस इवेंट का नाम है सप्लाई। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, असेसी। असेसी कौन होता है? असेसी कौन है भाई? देखो दोस्तों, अर्लियर लॉ की अगर मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चरर एक अलग असेसी होता था। असेसी का मतलब टैक्स पेयर, जो हमारे को टैक्स देगा उसको हम असेसी बोलते हैं। मैन्युफैक्चरर एक अलग असेसी है, सर्विस प्रोवाइडर एक अलग असेसी है, ट्रेडर जो होता है वो एक अलग असेसी है। लेकिन दोस्तों अब ये जो अलग अलग लोग होते थे ना, इन सब की जगह एक ही नाम आ गया है, दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल पर्सन। अब जो जीएसटी देना होता है वो किसको देना होता है? टैक्सेबल पर्सन को देना होता है, टैक्सेबल पर्सन को। तो पहले यहां पर असेसी का मतलब क्या होता था? मैन्युफैक्चरर एक अलग असेसी होता था, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो एक अलग असेसी होता था, ट्रेडर जो है वो एक अलग असेसी होता था। अब ये जितने भी असेसी होते हैं इन सबको एक सिंगल नेम दे दिया गया है, और वो जो सिंगल नेम है माय डियर फ्रेंड्स, उसका नाम है टैक्सेबल पर्सन। क्या बोलते हैं उसको? टैक्सेबल पर्सन। अब ऐसे नहीं बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरर आ गया, अरे सर्विस प्रोवाइडर आ गया, अरे ट्रेडर आ गया, ऐसे नहीं बोलते हैं। अब पता है क्या बोलते हैं? टैक्सेबल पर्सन आ गया। राइट? यस सर। चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों? अगर मैं प्री जीएसटी रिजीम की बात करूं, मतलब जीएसटी को आने से पहले की बात करूं, तो पहले 3 तरह के ट्रांजैक्शन होते थे, 1 2 3। पहला ट्रांजैक्शन जिसको हम बोलते थे इंट्रा स्टेट। इंट्रा का मतलब होता है विद इन अ स्टेट, सेम स्टेट। जैसे मैं राजस्थान का हूं और मैं कोई भी ट्रांजैक्शन अगर राजस्थान के अंदर ही कर रहा हूं तो उसको बोला जाता था इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। जीएसटी आने के बाद भी उसको इंट्रा स्टेट ही बोलते हैं। पहले भी इंट्रा स्टेट बोलते थे और अभी भी इंट्रा स्टेट बोलते हैं। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन सेम स्टेट के अंदर हो रहा है, या यूनियन टेरिटरी भी होती है हमारी कंट्री में, यूटी, तो अगर कोई ट्रांजैक्शन सेम यूटी में हो रहा है, मतलब अगर आप राजस्थान के रहने वाले हो और आप जो सप्लाई कर रहे हो वो भी आप राजस्थान के अंदर ही कर रहे हो, तो इसका मतलब यू आर डूइंग इंट्रा स्टेट सप्लाई बिकॉज इट इज विद इन द स्टेट। राइट? लेकिन दोस्तों पुराने लॉ में एक होता था इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंटर का मतलब होता था आउटसाइड द स्टेट। जैसे मैं राजस्थान का हूं और मैं कोई ट्रांजैक्शन महाराष्ट्र में कर रहा हूं, या मैं बिहार में कर रहा हूं, या मैं वेस्ट बंगाल में कर रहा हूं, तो उसे हम लॉ की भाषा में बोलते थे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। क्या बोलते थे? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंटर स्टेट, जब राज्य के बाहर कोई काम होगा, जब यूटी के बाहर कोई काम होगा, तो उसे हम इंटर स्टेट बोलते थे, है ना। और एक होता था इंटरनेशनल, मतलब जब कंट्री चेंज हो जाती थी। जैसे मैं इंडिया का हूं और मैं यूएसए के अंदर ट्रांजैक्शन करूंगा, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। लेकिन दोस्तों जब से जीएसटी हमारी कंट्री में आया है, तो ये जो इंटर स्टेट है या ये जो इंटरनेशनल है ना, इन दोनों को कंबाइंड करके एक ही टर्म बना दी गई है, और उस टर्म का नाम पता है क्या है? इंटर स्टेट। अब उसको दोनों को इंटर स्टेट बोलते हैं। मतलब जो इंट्रा है वो पहले भी इंट्रा था और वो आज भी इंट्रा है। पहले भी उसको इंट्रा बोलते थे और उसको आज भी इंट्रा बोलते हैं। लेकिन दोस्तों जो इंटर स्टेट होता था, जो इंटरनेशनल होता था, उन दोनों को मिलाकर एक ही टर्म कर दी गई है, दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट। तो अब 3 तरह के ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं। जीएसटी आने के बाद 2 तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, या तो होता है इंट्रा स्टेट या होता है इंटर स्टेट। अब अगर आप स्टेट के बाहर कोई ट्रांजैक्शन करोगे, या आप यूनियन टेरिटरी में रहते हो उसके बाहर कोई ट्रांजैक्शन करोगे, वो भी इंटर स्टेट है। और अगर आपकी कंट्री इंडिया है और आप इंडिया के बाहर कोई ट्रांजैक्शन करते हो,
तो दोस्तों वो भी इंटर स्टेट है, दोनों इंटर स्टेट है। मतलब इफ यू आर डूइंग एक्सपोर्ट और इफ यू आर डूइंग इंपोर्ट, तो ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ये भी इंटर स्टेट कहलाता है। इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट बोलते हैं। सो देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड इंटर स्टेट। ठीक है, तो जो इंट्रा था वो आज भी इंट्रा है, जो इंटर और इंटरनेशनल है उसकी जगह अब इंटर ट्रांजेक्शन हो गया है, इंटर स्टेट। तो ये चार बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली चीज भाई, जो मल्टीपल टैक्सेस थे उन सबको हटाकर एक टैक्स लगा दिया गया जिसका नाम है जीएसटी, जो कि गुड्स पर भी लगेगा और सर्विसेज पर भी लगेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि गुड्स पर लगने वाले टैक्स अलग हैं, सर्विस पर अब सब जो है उसको कॉमन कर दिया गया है। दूसरी बात, जितने भी टैक्सेबल इवेंट हुआ करते थे उन सभी की जगह पर अब एक ही टैक्सेबल इवेंट कर दिया गया है और उसका नाम है दोस्तों सप्लाई। तीसरी बात, जितने भी असेसी होते थे, मैन्युफैक्चरर हो गया, सर्विस प्रोवाइडर हो गया, ट्रेडर हो गया, उन सब की जगह अब एक ही टैक्सेबल इवेंट, उसको बोलते हैं टैक्सेबल पर्सन। क्या बोलते हैं, टैक्सेबल पर्सन। और चौथी चीज है भाई कि पहले 3 तरह के ट्रांजैक्शन होते थे, अब उसकी जगह पर 2 ही तरह के ट्रांजैक्शन है। इंट्रा आज भी इंट्रा है और जो इंटर और इंटरनेशनल है वो केवल इंटर स्टेट है। तो आई थिंक दोस्तों ये सारी की सारी तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी, आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक बटन दबाकर मुझे थोड़ा सा खुश कर दीजिएगा, हैप्पी कर दीजिएगा। और आपके जो सीएमए के बाकी फ्रेंड्स हैं उनके साथ दोस्तों इस लेक्चर को अगर आप शेयर कर देंगे तो इट इज़ ए ग्रेट हेल्प फॉर मी। बस ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो, अरे जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरी डिटेल दे रखी है, कोर्स के सारे लिंक दे रखे हैं। अगर आपको मेरा नोट्स और क्वेश्चन बैंक भी चाहिए 2023 का, वो भी आपको फ्रीली अवेलेबल है, उसका भी लिंक मैंने दे रखा है। जाइए, देखिए, ज्वाइन करिए, मेरे साथ कनेक्ट होइए। हम बहुत मजा करेंगे, पूरे कोर्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी आगे भी आप लोगों को मेरे और डेमो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, बस कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।